तो जय हिंद दोस्तों। पिछली बार हमने आपको कृषि तक पढ़ाया था। कृषि के बाद हमारा रह गया था कृषि एवं कृषि सांख्यिकी का दूसरा टॉपिक कृषि सांख्यिकी। तो आज हम आपको बता रहे हैं शॉर्ट में, क्योंकि मुझे पता चला कि वो वीडियो बड़ा हो गया था तो काफ़ी लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो हम कोशिश करेंगे इसमें शॉर्ट में आपको बता सकें कृषि सांख्यिकी के बारे में। तो कृषि सांख्यिकी क्या है? बेसिकली समझिए एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स। अब ज़रूरत क्यों पड़ी? बिल्कुल सिंपल से समझेंगे तो आपको ये काम करेगा। ठीक है, बिल्कुल। सबसे पहले आप समझिए कृषि सांख्यिकी क्या। हमने पिछली बार पढ़ा था जुताई, बुवाई, सिंचाई, फिर खाद वगैरह डाला, उसके बाद कटाई। तो जब कटाई किया तो उसके बाद हमको ज़रूरत पड़ती है फसल का नापने तौलने की। नापने तौलने की ज़रूरत क्यों है? जो भी प्लान्स बनेंगे, जो भी योजनाएं बनेंगी, जो भी स्कीम्स बनेंगी, या किसी भी खेत में कोई बीमारी हुई है तो फसल को कितना नुकसान हुआ, इसका सारा का सारा एस्टिमेशन होता है स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से, काउंटिंग के माध्यम से, सैम्पलिंग के माध्यम से। इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो पिछली बार जैसे हमने चैप्टर्स में पढ़ा था, कृषि सांख्यिकी जो है ये भी 4 चैप्टर्स में है, या कहना चाहिए 3 चैप्टर में, इसके बाद सब इकट्ठा है। कृषि सांख्यिकी, उसका महत्व, सामान्य गिरदावरी, टीआरएस, वैज्ञानिक जांच, फसल कटाई प्रयोग, पूर्वानुमान, फिर फसल बीमा योजना, ठीक है, और आरबीसी 6.4 के प्रावधान। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो कृषि सांख्यिकी जो हमने बताया वो क्या है? बेसिक सी बात है। सांख्यिकी यानी कि जो ओवरऑल कैलकुलेशन हो रहा है, एस्टिमेशन हो रहा है, उसका रिकॉर्ड रखना, उस रिकॉर्ड के आधार पे, उसको उस सैंपल के आधार पे एक बड़ा एस्टिमेट करना और उसको लागू कर पाना। ठीक है, कोई भी योजना हो उसके लागू करने के लिए सैंपलिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो कृषि मतलब सीधी सी बात है, आंकड़ों को इकट्ठा करना है, कैलकुलेशन करना है, तो एस्टिमेशन करना पड़ेगा। एस्टिमेशन के लिए आपको फील्ड से डेटा उठाना पड़ेगा। तो डेटा उठाने के लिए काम किसका है? पटवारी का। पटवारी क्या करेगा? 1 ग्राम के किसी खसरे की जो भी जानकारी शासन द्वारा मांगी जाती है समय समय पर, वो जानकारी इकट्ठी करेगा। उस इकट्ठी करी हुई जानकारी को संकलित करके बिल्कुल नियमित रखेगा, सिस्टमेटिक रखेगा, और सिस्टमेटिक उस जानकारी को आगे फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, इतना ही काम है, सीधी सी बात है। तो 4 प्रकार से डेटा कलेक्ट होगा। एक होता है किसी भी एक इकाई से, दूसरा होता है एरिया का सैंपल करके, तीसरा होता है एक सिस्टमेटिक सैंपल करके, चौथा होता है स्ट्रैटिफाइड सैंपल, यानी कि किसी ग्रुप का। ठीक है, ग्रुप से सैंपलिंग करके। तो इसका महत्व तो आपको समझ गए हैं कि कोई भी योजना बनाने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए, कृषि से संबंधित कोई भी स्कीम को लागू करने के लिए उसका डेटा चाहिए हमको, गांव का या पूरे राज्य का। तो राज्य का डेटा चाहिए तो एक एक गांव का चाहिए पड़ेगा। अब एक एक गांव का चाहिए तो एक एक खसरे का चाहिए पड़ेगा। इसलिए किसी भी रैंडम खसरे से एक डेटा लेकर, सैंपलिंग लेकर पूरे राज्य में, पूरे उस गांव के लिए लागू करते हैं, और ऐसे करके हर गांव का लागू करने के बाद उसको कैलकुलेट करके पूरे राज्य का तैयार कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब इसी में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, सेकंड पार्ट, वो है गिरदावरी। तो गिरदावरी हमने आपको पिछली बार भी बताई थी फसल में, फिर से बताते हैं। गिरदावरी का मतलब होता है किसी भी खसरे में फसल को चढ़ाना। किसी किसान ने कौन सी फसल बोई। तो अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है किसी किसान ने? क्योंकि हम कहते हैं एक गांव में 500 खसरे हैं। 500 खसरे का एरिया 1200 हेक्टेयर है। ठीक है, ये खसरे सिर्फ कौन से हैं? खाते के, कृषि योग्य। ठीक है, 500 खसरों में 1200 हेक्टेयर फसल बोई गई। 1200 हेक्टेयर में से 800 हेक्टेयर पर धान बोया गया, 200 हेक्टेयर पे मक्का बोया गया, 100 हेक्टेयर पे घास बोई गई, और 100 हेक्टेयर पे सब्जी बोई गई। ठीक है, अब क्या हो गया? जब तक इसकी जानकारी नहीं मिलेगी तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते। अब 800 हेक्टेयर में बोया गया, इसके लिए आपको एक एक खसरे की जानकारी अपलोड करनी पड़ेगी। तो वो एक एक खसरे की जानकारी को जो अपलोड किया जाता है किसान की, वो कहलाती है गिरदावरी। यानी पटवारी द्वारा एक एक खसरे की फसल का विवरण बाकायदा भरा जाता है और उसी को गिरदावरी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सबसे महत्वपूर्ण। इसकी डेट रहती है, इसकी एक डेट रहती है। क्या डेट रहती है? मतलब ये अलग अलग रहती थी पहले, अभी थोड़ा सा चेंज हो गई हैं। जैसे रबी की जो होती है, रबी की डेट होती है गिरदावरी की 10 दिसंबर से 15 जनवरी तक। ठीक है, खरीफ की होती है 10 जुलाई से 15 अगस्त तक। ठीक है, जायद की होती है 10 मई से 15 जून तक।
ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं क्या है हमारी गिरदावरी की डेट। इसी डेट के आधार पे पटवारी जी क्या करते हैं, किसानों की खसरों में फसलों को चढ़ाते हैं। ठीक है, ये हो जाती है गिरदावरी। अब इसी के आधार पे आप समझेंगे तो क्या होता है, टीआरएस होती है ना। अब टीआरएस क्या होती है, तो टीआरएस के लिए ये समझें आप, सबसे पहले टीआरएस का मतलब होता है टाइमली रिपोर्टिंग स्कीम। क्या होता था पहले ये जो गिरदावरी का टाइम था और डाइवर्स था, अब इसको और सीमित कर दिया गया है। तो लोग क्या करते थे, गिरदावरी होने के बाद जानकारी इकट्ठी करते थे, तो जानकारी इकट्ठी करने के बाद गिरदावरी चढ़ा रहे हैं। अब बाद में गिरदावरी चढ़ाने से ये होता है, मान लीजिए किसी गांव में सूखा पड़ गया या किसी गांव में बाढ़ आ गई और पटवारी जी ने टाइम से गिरदावरी नहीं की, तो क्या होता था, जब उसको मुआवजा देने वाले होते तब उसका फसल ही नहीं चढ़ी थी, तो उसको नुकसान हो जाता था। इसलिए गवर्नमेंट ने, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट ने टीआरएस लागू किया। टीआरएस में क्या होता है, हर साल एक तहसील से 12 गांव चुने जाते हैं और ये हर साल बदलते हैं। ठीक है, तो इन 12 गांवों के टीआरएस पत्रक बनते हैं रबी में और खरीफ में। अभी तो रबी और खरीफ में ही बन रहा है ना। तो उसमें क्या होता है कि टीआरएस में 12 गांव चुने, अगली बार नेक्स्ट 12 होंगे, कोई से भी 12 हो सकते हैं, वो वहीं से सूची आती है हर बार। तो ये 30 जनवरी तक इनको जानकारी भेजनी है। तो जब 30 जनवरी तक इनको जानकारी भेजनी है तहसील से, तो इसका मतलब है वो इसके पहले ख़त्म कर देंगे गिरदावरी। यहाँ पर भी 30 अगस्त है, तो ये उसके पहले ख़त्म कर देंगे गिरदावरी। तो टीआरएस होने से बाकी लोग गिरदावरी समय से ख़त्म कर देते हैं और समय से शासन के पास डेटा चला जाता है। क्यों चला जाता है, जब जिन्सवार बनेगी, जो आगे हम तरतीब में पढ़ेंगे अगली किताब में, तो उसमें क्या होता है, टीआरएस के टाइम पे या ये पत्रकों से ही सारी जानकारी इकट्ठी होती है और आगे फॉरवर्ड होती है और ये चेंज नहीं होगी। इसलिए एक बार जो जानकारी भर गई वो भर गई, इसलिए उनको 30 के पहले ये डेटा काम करना पड़ता है। ठीक है, ये हो गई सिंपल सी बात। अब क्या होता है, सभी लोगों ने सही काम किया या नहीं किया, इसलिए कुछ परसेंट जो है वो जांच के लिए छोड़ दिए गए हैं। इसी में आ जाती है वैज्ञानिक जांच। ठीक है, एसएलआर, एएसएलआर, आरआई और कुछ जगह पे कुछ तहसीलदारों या नायब तहसीलदारों को भी इसकी जांच छोड़ दी गई है, वो गिरदावरी जांच कर लें या फसल को जांच कर लें कि पटवारी जी द्वारा सही फसल चढ़ाई गई है या नहीं चढ़ाई गई है। ठीक है, तो वैज्ञानिक जांच से ये हो जाता है कि जो प्राथमिक आंकड़े दिए गए हैं वो सही है या नहीं, या इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, और त्रुटि है तो कितने प्रतिशत तक की त्रुटि है जिसको सुधारा जा सकता है। तो यही होती है इसकी जांच की प्रक्रिया। फसल गिरदावरी की जांच की प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले खसरा नंबर चुनेंगे, प्रविष्टि में जो दिया गया है पेंसिल नंबर से बढ़ते हुए क्रम में। दूसरा, खसरा क्रमांक के बटा नंबर, फिर 2 या 2 से अधिक शामिल नंबर है तो उसको एक क्रमांकन, बंदोबस्त के दौरान का उड़ान नंबर है तो बंदोबस्त, ये तक कोई नहीं, इसको डिटेल में अलग से बता देंगे यदि पत्रक की जांच की जरूरत पड़ी तो। ये वही रिपीट हो रहा। ठीक है, छोड़िए इसको। ठीक है, अच्छा, गिरदावरी करने के लिए पहले क्या था, हमने आपको पिछली बार भी बताया था, पहले गिरदावरी ऐप थी, फिर गिरदावरी ऐप के बाद क्या आई थी, सारा ऐप आई थी। सारा में गिरदावरी के अंदर गिरदावरी होती थी, और अब ये हो गया DCS, डिजिटल क्रॉप सर्वे। ठीक है, तो ये सारा ऐप के अंदर ही उपलब्ध है ये ऑप्शन। अब इसमें गिरदावरी चढ़ाई जा रही है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद बचता है आपका फसल कटाई प्रयोग। फसल कटाई प्रयोग के लिए मैं पत्रक और ले आऊँगा, आपको पत्रक से बता दूंगा कि कैसे करते हैं फसल कटाई प्रयोग और क्या होता है। अभी आप सिर्फ इतना समझें कि फसल कटाई प्रयोग में एक प्लॉट बनाया जाता है 5x5 का या 5x10 का। ठीक है, फसल के हिसाब से। ये दाल के लिए बनता है, धान, चना, गेहूं के लिए बनता है। अब किसी भी खेत में दक्षिण पश्चिमी कोने से एक रैंडम नंबर मिलता है। यहाँ पर हमने बनाया 5x5 का प्लॉट। यहाँ पर हमने फसल काटी, फसल काटने के बाद उसको बीना छटका, उसके बाद जो बीज मिले उनका वजन किया। जिस दिन वजन किया वो कहलाया ग्रीन वेट, हरा वजन। फिर 15 दिन बाद हमने किया तो मिल गया हमको सूखा वजन। क्या मिल गया, सूखा वजन। मैं आपको फसल कटाई प्रयोग का अलग से एक पूरा वीडियो दे दूंगा ताकि आप आराम से पत्रक भी समझ लें, ऐप भी समझ लें और प्रयोग भी समझ लें। ठीक है, तो अब ये जो वजन मिला, अब आप इसको समझिए 5x5 मीटर यानी 25 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये हो गया 25 स्क्वायर मीटर, ये 25 स्क्वायर मीटर। ठीक है, इतने में हमको वजन मिला 10 किलो। कितना मिला, 10 किलो। अब हम इसमें करते हैं 400 का गुणा। क्यों कर रहे हैं 400 का गुणा, क्योंकि ये होता है 1 हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर की हमको उपज निकल जाती है इससे। अब मान लीजिए एक खेत था 0.400, ठीक है, इसमें हमको इतने सैंपल में
कितना वज़न मिला, 10 किलो वज़न मिला। तो 10 किलो वज़न यानी कि कितना वज़न मिल गया हमको, 4000 यानी कि 4 क्विंटल। ठीक है, 4 क्विंटल हमको क्या मिला, वज़न मिल गया। ठीक है, 4 क्विंटल वज़न मिल गया कहाँ का, इस खेत के इसमें 1 हेक्टेयर में। अब इस गांव का कितना एरिया है, 300 हेक्टेयर, यानी कि 300 हेक्टेयर में गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमको इसमें, यानी कि 300 हेक्टेयर से 12 लाख टन गेहूं होगा। यदि 300 हेक्टेयर जो है बुवाई क्षेत्रफल होगा धान का, सॉरी धान है ना, हाँ धान का। ठीक है, तो इस प्रकार से सैंपलिंग निकाली जाती है। तो ये हो गया फसल कटाई प्रयोग। अच्छा, फसल कटाई प्रयोग के साथ एक पूर्वानुमान तय होता है, जिसको अग्रिम अनुमान भी कहते हैं। पूर्वानुमान से क्या होता है, हम अगली बार के लिए इस गांव को बाहर या अंदर कर देते हैं। यदि हमने कह दिया कि इस गांव में अगले साल 100 हेक्टेयर से कम फसल होगी तो वो प्रयोग से बाहर हो जाएगा। हम लिख देंगे 50 हेक्टेयर से कम होगी तो प्रयोग से बाहर हो जाएगा। इस तरीके से अलग अलग फसलों के लिए पूर्वानुमान भी होता है। ठीक है, इसको हम अलग से ही बताएंगे फसल कटाई प्रयोग आपको, नहीं तो फिर मिक्स हो जाएगा, तो फिर आप कहेंगे कि नहीं समझ में आया। ठीक है, तो ये हो गया फसल कटाई प्रयोग। सबसे ज़्यादा यही है सबसे बड़ा इस किताब में। हम देखिए अगला क्या है, 118। ठीक है, ये आ गए आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत अच्छी योजना है केंद्र सरकार की। इसके तहत यदि आपकी फसल में किसी प्रकार की कोई क्षति हो रही, कोई नुकसान हो रहा है, तो उसको बीमित, जो भी व्यक्ति बीमित है जिसने इस योजना के तहत अपने आप को रजिस्टर कराया हुआ है, उसको उसका लाभ मिलता है। और हर साल ये काफ़ी बड़ी राशि है जो सभी किसानों को मिलती है, इसलिए हर किसान इस योजना के तहत अपने आप को बीमित करा के रखता है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें एग्रीकल्चर वाले फोकस करते हैं, इसलिए जब आप फसल कटाई प्रयोग करेंगे तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी सर्वेयर्स आते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, इसमें जो भी आपकी क्षति होती है उसके आधार पे आपको बीमा की राशि मिलती है। फिर आती है RBC 64। अब RBC 64 क्या है, राजस्व पुस्तक परिपत्र, राजस्व रेवेन्यू बुक सर्कुलर या राजस्व बुक पुस्तक परिपत्र। इसमें यदि प्राकृतिक रूप से आपकी फसल में, आपके घर में या जन हानि, जन माल पशु हानि, कोई हानि हो रही है, फसल हानि हो रही है, तो RBC 64 के अंतर्गत प्रावधान विनिर्दिष्ट हैं जिसके तहत आपको मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी RBC 64। इसके अतिरिक्त इसमें कलेक्टर गाइडलाइन दी हुई है अलग अलग जिलों के लिए, जो अलग अलग जगह पे रहती है। कई जगह पे राज्यों में कई जिलों में अलग अलग इसकी गाइडलाइन है, कलेक्टर गाइडलाइन, जिसमें थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस है, बाकी वो सेम है। इसको आप आराम से देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कृषि और कृषि सांख्यिकी खत्म कर ली है। अगली वीडियो में हम आपको फसल कटाई प्रयोग का डिटेल वीडियो दे देंगे। साथ में हम फिर अगली बार जब आएंगे तो कोई नई पुस्तक के साथ आपके सामने ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।